हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है रेवेन्यू कोड्स के बारे में। इसके क्या क्या ज्यूरिसडिक्शन है, अपील कहाँ करेंगे, सेकंड अपील कहाँ करेंगे, और इसके जो पावर ऑफ रिव्यू है वो कैसे होगा अंडर सेक्शन 206 से लेकर 211 तक। और ये कौन सा हमारा कोड है? यूपी रेवेन्यू कोड 2006। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ये जो रेवेन्यू कोड्स लिखा हुआ है, ये रेवेन्यू कोड्स होती क्या है। तो ये एक तरीके की स्पेशल कोड होती हैं जिनका काम केवल और केवल ये होता है कि जो भी लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उनको रिजॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रेवेन्यू कोड्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं? तो कोई भी लैंड का ओनरशिप का मामला हो सकता है, रेंट का मामला हो सकता है, टेनेंसी का मामला हो सकता है, या जो एग्रीकल्चरल लैंड है इनहेरिट कैसे हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास कैसे जाएगा, उसके जो भी इशू हैं वो इसके अंदर रिजॉल्व किए जाएंगे। कोई बाउंड्री का इशू है, मतलब कोई पर्सन ए है, बी है और बी है, इन दोनों के बीच में कोई बाउंड्री का इशू है, ये कहता है मेरी बाउंड्री इधर है, ये कहता है मेरी बाउंड्री इधर है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं रेवेन्यू कोर्ट्स द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। मतलब कोई भी लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी, या लैंड से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे वो रेवेन्यू कोर्ट्स द्वारा डील किए जाएंगे। अब ये यहाँ रेवेन्यू कोर्ट्स हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली डिफरेंट होता है, जो रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम सिविल कोर्ट से। अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि भाई रेवेन्यू कोर्ट्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तहसीलदार का कोर्ट होता है, ये लोवेस्ट लेवल का कोर्ट होता है जहाँ पे जनरली जो म्यूटेशन रिलेटेड चीज़ें होती हैं, टेनेंसी रिलेटेड या पोजेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनको डील किया जाता है। फिर उससे एक लेवल ऊपर आ जाता है यहाँ पे। अब अगर यहाँ की प्रॉब्लम है, यहाँ से सॉल्व नहीं हुई तो अपील यहाँ पर आएगी। अब जैसे एसडीओ के पास से अब कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो कहाँ पर जाएगी? कलेक्टर के पास जाएगी या कमिश्नर के पास जाएगी। एंड लास्ट में वो जो प्रॉब्लम है वो किसके पास जाएगी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो हमारी एक स्टेट को लेकर हाईएस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी है, और इसके जो भी डिसीजंस होंगे वो फाइनल होंगे, और जो भी उसके रिव्यूज होंगे वो भी फाइनल होंगे। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 206। 206 किस बारे में बता रहा है हमें? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स। अब ये ज्यूरिसडिक्शन क्या है? ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि आपका दायरा क्या है, मतलब आप कौन कौन से केसेस में डील कर सकते हो, तो वो है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स। अब जो भी हमारा रेवेन्यू कोर्ट है, हम रेवेन्यू कोर्ट कहाँ की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की। तो जो ये हमारा कोड है यूपी रेवेन्यू कोड 2006, अगर ये कोई भी मैटर, कोई भी केस या कोई भी मैटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को या रेवेन्यू बोर्ड को या रेवेन्यू कोर्ट्स को देता है कि आप ये जो भी मैटर्स हैं इनको डील करेंगे, इसके अंदर जो भी मैटर्स होंगे उनको डील करेंगे और उसको उसके लिए फैसला देंगे, तो इन मैटर्स में सिविल कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये चीज़ क्या क्या प्रदान करती है? जो भी रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उनको ये देती है एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, मतलब इनके ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी और कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो भी सेकेंड शेड्यूल ऑफ दिस कोड के अंदर जो भी मैटर्स लिस्टेड होंगे उसके ऊपर सिविल कोर्ट कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं रखेगा। अब जनरली कौन कौन से मैटर्स हैं? तो मतलब म्यूटेशन रिलेटेड हो या बाउंड्री रिलेटेड या जो भी रेवेन्यू मैटर्स हैं वो सारे जो हैं वो सेकेंड शेड्यूल में आते हैं। तो उसमें एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन किसका है? रेवेन्यू कोर्ट्स का है। अब हर मैटर के लिए एक स्पेसिफिक रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है वो वहां पे अपॉइंट किया जाता है, तो वही उस मैटर को डील करेगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में चेक कर लेंगे कि कौन से मैटर पे कौन सा ऑफिसर जो है हमारा वो मैटर को देखेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि अब अगर किसी को ज्यूरिसडिक्शन को लेकर, मतलब किसके ज्यूरिसडिक्शन को लेकर? रेवेन्यू कोर्ट्स के या रेवेन्यू ऑफिसर के ज्यूरिसडिक्शन को लेकर किसी को चैलेंज करना है, तो वो अर्लीस्ट स्टेज में, जो केस का अर्लीस्ट स्टेज है उसमें कर देना चाहिए। क्योंकि बाद में जो है, बाद में अगर जब अपील और रिवीजन में जाएगा आपका केस, तब वहां पर ऐसी कोई भी ज्यूरिसडिक्शन रिलेटेड अपील को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अभी जो हमने पीछे वाले सेक्शन में देखा था कि कौन सा मैटर होगा और उसके लिए कौन सा ऐसा ऑफिसर अपॉइंटेड है,
जो कि उस मैटर को डील करेगा। सबसे पहले म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स जो है, म्यूटेशन मतलब कि जब आप एक ज़मीन को दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हो, चाहे सेल के द्वारा चाहे गिफ्ट के द्वारा, तब जो आपका नाम है वहाँ से हट के दूसरे पर्सन का नाम चढ़ेगा भाई उस ज़मीन के ऊपर लेकर। तो जो प्रोसेस है उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो म्यूटेशन प्रोसीडिंग के लिए कौन सा ऑफिसर जो है जिम्मेदार है? तहसीलदार या फिर असिस्टेंट कलेक्टर। अगर किसी भी जगह है, होल्डिंग मतलब कोई भी लैंड है, मान लो अगर कोई भी लैंड का पार्टीशन करना है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? एसडीओ जिम्मेदार रहेगा। किसी भी रिकॉर्ड है, मान लो रिकॉर्ड में कोई माइनर करेक्शन का काम है तो कौन कर सकता है? तहसीलदार कर सकता है या फिर असिस्टेंट कलेक्टर कर सकता है। कोई सक्सेशन रिलेटेड डिस्प्यूट है तो उसको कौन चेक कर सकता है? एसडीओ कर सकता है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे सूट्स हैं, एप्लीकेशन है, उनको डील करने के लिए डिफरेंट रेवेन्यू ऑफिसर्स अपॉइंटेड किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 207 जो कि बात करता है फर्स्ट अपील की। अब ये फर्स्ट अपील क्या है? मान लो कि कोई केस चल रहा था, कोई केस चल रहा था। अब कोई भी जो पार्टी है, पार्टी ए थी, पार्टी बी थी, अब कोई केस चल रहा था तो पार्टी ए जीत जाती है, पार्टी बी हार जाती है, तो जो ये एग्रीव पार्टी कहलाएगी। अब एग्रीव पार्टी कहती है कि भाई मैं इनके डिसीजन से खुश नहीं हूँ, जिसके भी डिसीजंस रहे होंगे, तो वो अपील कर सकती है, उसके डिसीजन को लेकर अपील कर सकती है। अब ये अपील का एक बार यहाँ पे फॉर एग्जांपल में देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। अगर मान लो कोई म्यूटेशन रिलेटेड केस चल रहा था, किसके पास चल रहा था? मान लो ये तहसीलदार के पास चल रहा था, तो जो पहली अपील है, तहसीलदार के डिसीजन से कोई खुश नहीं था तो किसके पास जा सकता है? ये जा सकता है आपका एसडीओ के पास, मतलब इसको एसडीएम भी बोलते हैं। सब डिविजनल ऑफिसर के पास वो पर्सन जो है, जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, वो अपील कर सकती है। सेकेंड अपील भी होती है। वो सेकेंड अपील किसके पास कर सकते हैं? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कलेक्टर के पास कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे दूसरा मैटर है, मालूम कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, कोई एग्रीकल्चरल ज़मीन है जिसमें बंटवारे का काम करना है, तो उस मैटर को कौन डील करेगा? उस मैटर को डील किया जाएगा सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा। अब अगर इस मैटर में किसी एग्रीव पार्टी है, कोई ऐसी पार्टी है जो खुश नहीं है उनके डिसीजन से, तो वो कहाँ जा सकती है अपील में? सबसे पहले अपील वो कहाँ कर सकती है? कलेक्टर के पास। एंड नेक्स्ट एंड जो लास्ट आपकी अपील है वो कहाँ कर सकती है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। ऐसे ही करेक्शन ऑफ एंट्रीज का मामला आ जाता है। अब इन जो भी ये फर्स्ट अपील है, इनको छोड़ के फर्स्ट अपील जो भी है वो और भी कहाँ कौन कौन से केसेस में फाइल की जा सकती है? अगर सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी आता है, मतलब कि कोई की डिग्री, जो भी ये ऑर्डर है, डिग्री मतलब यहाँ पर ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कैसे किया गया है, मतलब क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए गए हैं, अगर उससे रिलेटेड किसी को अपील में जाना है तो वो भी वहाँ पर्सन जा सकता है। नेक्स्ट, कोई ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनमें आप अपील कर सकते हो, तो उन ऑर्डर्स मतलब अंडर सेक्शन 104 उन ऑर्डर्स के लिए भी आप अपील में जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर सी। ये बताता है कि आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है जो भी आपने फर्स्ट अपील में अप्लाई किया था, तो सेकेंड अपील में भी आपको वही प्रोसेस अप्लाई करना है जो कि आपने फर्स्ट अपील में किया था। अब ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको अपील करनी ही है तो जो भी डिसीजन आया था, मान लो आपका केस चल रहा था, ए एंड बी के बीच में केस चल रहा था, ए जीत जाता है, बी हार जाता है। अब हारता है मान लो 27 तारीख को, 27/5/2024 को ये केस हार जाता है या डिसीजन आ जाता है इस केस के ऊपर, तो इस दिन से लेकर आपके पास 30 दिन का समय है। 30 दिन के अंदर आपको जो भी वो ऑर्डर आया है या जो भी वो डिक्री आई है उसके अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड अपील। वैसे तो हमने ये देख लिया ऑलरेडी। सेक्शन 208 डील करता है सेकेंड अपील के बारे में। अब अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि डिससेटिस्फाइड है विद फर्स्ट अपील, पहली अपील से कोई ऐसा पर्सन है जो खुश नहीं है, तो वो दूसरी अपील में जा सकता है। दूसरी अपील को एंटरटेन तभी किया जाएगा, मतलब उसको एक्सेप्ट तभी किया जाएगा जब उसके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा, मतलब कोई इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन होगा जो कि छूट गया होगा, या कोई ऐसा मैटर हो जो छूट गया होगा,
सिर्फ उसी के लिए आप सेकेंड अपील में जा सकते हो। ऐसे ही नहीं आप मुंह उठा के चलो कि भाई चलो सेकेंड अपील कर देते हैं, नहीं, देयर हैज टू बी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 3 कि भाई आपको सेकेंड अपील करने के लिए कितने दिन मिलते हैं? 90 दिन के मिलते हैं। कब से? जब वो ऑर्डर या डिक्री पास किया गया हो। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 209। 209 किस चीज़ के बारे में बता रहा है कि बार्स अगेंस्ट सर्टेन अपील, कुछ ऐसी अपील्स हैं जिनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, जिनको 110% रोक दिया जाएगा। अब वो कौन कौन सी अपील्स हैं? तो सबसे पहले आ जाता है कि कोई ऑर्डर मेड अगेन, मान लो कोई ऑर्डर है जो कि चैप्टर 11 में दिया गया है। मतलब चैप्टर 11 किस बारे में बताता है? लैंड रेवेन्यू असेसमेंट के बारे में बताता है कि मतलब वो ये अथॉरिटीज़ ये चेक करती हैं कि आपकी कितनी ज़मीनें हैं और उन ज़मीनों पर कितना लैंड रेवेन्यू बनता है गवर्नमेंट का, तो आपको वो पे करना पड़ेगा। अगर उस चीज़ के रिगार्डिंग कोई डिसीजन आता है, कोई ऑर्डर आता है, तो उसको आप उसके लिए आप अपील में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि अब अगर कोई ऑर्डर ग्रांटिंग और रिजेक्टिंग कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ये क्या बताता है कि भाई मान लो आपको दिया था 30 दिन के अंदर अपील करना है पर आप नहीं कर पाए, तो उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते अगर कोई वैलिड रीज़न नहीं है। तो अगर कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो आप फिर अपील में नहीं जा सकते। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर रिजेक्टिंग। मान लो कोई रिवीजन है और किसी ने रिवीजन के लिए अप्लाई किया। रिवीजन मतलब कि भाई कोई ऑर्डर आ गया, अब उसको उन्होंने एक अपील डाल दी कि भाई ये जो ऑर्डर है ये ठीक नहीं है, इसको रिवाइज किया जाए, इसको दोबारा चेक किया जाए। अब अगर उस अपील को भी रिजेक्ट कर दिया गया, उस एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया, तो भी आप ऐसे केसेस को लेकर अपील में नहीं जा सकते। नेक्स्ट आ जाता है किसी चीज़ को लेकर, किसी केस को लेकर आपको स्टे ग्रांट किया गया। मान लो कोई ए एंड पार्टी बी थी, पार्टी बी को ए के रिस्पेक्ट में एक स्टे ग्रांट किया गया कि अभी आप इस मैटर पे कुछ भी नहीं करेंगे, तो पार्टी ए है वो अपील में नहीं जा सकती भाई कि स्टे हटाइए, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर ई। अब पॉइंट नंबर ई क्या बताता है कि मान लो जब कोई एक हायर कोर्ट है, तो हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को बोलेगी कि आप कोई भी जो मैटर चल रहा था कि भाई इसमें आप दोबारा से ट्रायल करिए, या फिर उनको कोई डायरेक्शन देता है, तो इन सब चीज़ों को लेकर आप अपील में नहीं जा सकते। नेक्स्ट आ जाता है कि कोई इंटरिम या टेम्परेरी ऑर्डर दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों को, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इंटरिम या टेम्परेरी ऑर्डर दिया है किसी रेवेन्यू कोर्ट ने, तो अब आप उस चीज़ को लेकर अपील में नहीं जा सकते। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जो कि पास किया गया है विद द कंसेंट ऑफ द बोथ ऑफ द पार्टीज, पार्टी ए एंड पार्टी बी के दोनों के कंसेंट से एक कोई ऑर्डर पास किया गया है, तो उस ऑर्डर को लेकर आप अपील में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि अब अगर कोई एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया गया हो जहां पर एक पार्टी अब्सेंट हो या वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो भी आप वो जो पार्टी है जो डिफ़ॉल्ट कर गई है वो अपील में नहीं जा सकती है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 210 जो कि बताता है पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स। कॉल फॉर रिकॉर्ड्स या ये एक तरीके से रिवीजन पावर भी होती है। किसके पास होती है? ये जो हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है या फिर जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, सिर्फ उन्हीं के पास होती है। इसमें होता क्या है कि कोई भी सूट या जो भी प्रोसीडिंग है उनको वो उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपने पास मंगवा सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि क्या जो भी इसके अंदर फैसले दिए गए वो सब ठीक थे या कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। अब अगर उनको उसमें कोई प्रॉब्लम मिलती है, प्रॉब्लम सच एज क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि मान लो कोई ऐसा कोर्ट, कोई ऐसी कोर्ट थी जो कि अपनी ज्यूरिसडिक्शन मतलब अपने दायरे से बाहर जाके उसने फैसला कर दिया, तो वो मैटर्स को चेक कर सकते हैं। दूसरा, अब अगर ज्यूरिसडिक्शन में था मामला, मतलब इनको डील कर सकती थी बट उन्होंने अपना पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया या फिर उन्होंने कोई इलीगल एक्शन लिया है, तो ये जो भी मैटर है इनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर जो है रिकॉर्ड मंगवा के चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि ऐसा कोई भी रिवीजन का, मान लो किसी ने रिवीजन के लिए दिया था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को या फिर कमिश्नर को कोई भी ऐसे एप्लीकेशन, तो वो सेम एप्लीकेशन कहीं और भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन जो है, ये जो एप्लीकेशन है ये विद इन 60 डेज के अंदर कर देनी होती है। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 211। सेक्शन 211 किस बारे में बताता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेक्शन 211 बताता है
कि एक बोर्ड की पावर है रिव्यू करने की, मतलब अपना ही जो डिसीजन दिया उसको भी वो रिव्यू कर सकते हैं, उसको दोबारा चेक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है? पॉइंट नंबर 1 ये बताता है द बोर्ड में रिव्यू एनी ऑर्डर पास्ड बाय इटसेल्फ। अपने ही ऑर्डर को ये लोग रिव्यू कर सकते हैं, चाहे अपने आप कर सकते हैं, चाहे कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी है वो एप्लीकेशन के थ्रू, अगर उनके पास कोई एप्लीकेशन डालती है तो उसके थ्रू भी ये अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। अब ग्राउंड्स क्या हैं भाई, कि कैसे कौन कौन से ग्राउंड के ऊपर ये लोग रिव्यू के ऑप्शन में जा सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन ये आ जाता है कि अगर कोई नया या इम्पॉर्टेंट एविडेंस आ जाए, कोई नए सबूत आ जाए, तो उसको लेकर ये लोग रिव्यू में जा सकते हैं। कोई भी जो डिसीजन था उसमें कोई मिस्टेक हो या कोई एरर हो जाए, तब भी ये रिव्यू में जा सकते हैं। या फिर जो भी कोई सफिशिएंट रीज़न हो जाए, कोई सफिशिएंट रीज़न मिल जाए, तब भी एक जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट बोर्ड रिव्यू में जा सकती है, या फिर अपने ही ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है। अब एक चीज़ ये भी समझ लेते हैं, जो पॉइंट नंबर 3 ये बताता है कि एक बार रिव्यू कर दिया तो दोबारा रिव्यू उसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ये जो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू है, ये फाइल कर देनी होती है विद इन 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर। मतलब ऑर्डर आया 27 तारीख चौथा महीना 2024 को, तो भाई आपके पास 60 दिन है, आपसे लेकर 60 दिन के अंदर आपको ये एप्लीकेशन रिव्यू के लिए डाल देनी है। तो ये था आज का हमारा सेशन, जो कि किस चीज़ के ऊपर था, रेवेन्यू कोर्ट्स के बारे में था। और ये रेवेन्यू कोर्ट्स में इनका क्या क्या ज्यूरिस्डिक्शन है, क्या प्रोसीजर है, और फर्स्ट अपील कहाँ करते हैं, सेकंड अपील क्या कहाँ करते हैं, जो भी हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके रिव्यू की क्या क्या पावर्स हैं, आज हमने इस क्लास के अंदर ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। धन्यवाद।